हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। तो पहले चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले चैप्टर का नाम को पढ़ के उसको समझ लेते हैं कि वो कहने क्या चाहता है। देखो, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक पेयर दिया हुआ होगा लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, जोड़ा। यानी आपको लीनियर इक्वेशन का ऐसा पेयर दिया हुआ होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे। समझ में आ गया आपको? जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं। ठीक है, और दो इक्वेशन है जिनकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो आपको हाईएस्ट पावर 1, जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन के जोड़े यानी पेयर दिए हुए हैं आपको दो वेरिएबल वाले। समझ में आ गया? तो इन्हीं को आपको सोल्व करना होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो पहले करते हैं इसका इंट्रोडक्शन ताकि चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाए। देखो, पहली बात क्या है, जो भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर ए वन का मतलब है पहली इक्वेशन का ए, बी वन का मतलब है पहली इक्वेशन का बी, और सी वन का मतलब है पहली इक्वेशन का सी। ए टू का मतलब दूसरी इक्वेशन का ए, बी टू का मतलब सेकंड इक्वेशन का बी, और सी टू का मतलब सेकंड इक्वेशन का सी। ठीक है, अब यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, जिसके साथ भी एक्स लगा हुआ है उसको हम ए मानेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ 7x+3y+9 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर a1 क्या माना जाएगा? 7 माना जाएगा क्योंकि x के साथ 7 है। समझ में आ गया? यानी कोएफिशिएंट ऑफ x आप इसको बोल सकते हो। b1 क्या माना जाएगा? जो y के साथ है, y के साथ क्या है? 3, तो इसको हम b1 मानेंगे। और c1 जो अकेला है, जो कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसको c माना जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है तो ये सब 1 होंगे। ये a1, ये a2 और ये a3 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको एक और इक्वेशन लिख के दिखाऊं, दैट इज 6x+2y+2 = 0। ठीक है, अब मान लेते हैं इससे हमारी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ होगा उसे बोलेंगे a2, जो y के साथ होगा उसे बोलेंगे b2, और जो अकेला होगा उसे बोलेंगे c2। तो इस केस में a2 क्या है? 6, b2 क्या है? 2, और c2 क्या है? 2। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी इस तरीके से लिखी जाती है लीनियर इक्वेशन की। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि इनको हम सोल्व किस तरीके से करते हैं। देखो, इन इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं, तीन तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, इसको हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। और तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों मेथड को करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब जो हमारी क्लास आगे चलेगी वो इन्हीं तीन मेथड के ऊपर बेस्ड होगी। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली किस तरीके से बनाते हैं हम लीनियर इक्वेशन की, समझ में आ गया। और दूसरा अब हम करेंगे इसके मेथड, एक एक करके इसके मेथड का हम ऑपरेशन करेंगे। तो पहले ले लेते हैं हम ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट पेज। तो बच्चों पहले समझते हैं ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है कि हम ग्राफ की मदद से अपने आंसर को फाइंड करें। ठीक है, ग्राफ की मदद से हम लीनियर इक्वेशन के आंसर को फाइंड करें। तो उससे पहले एक चीज देख लो। देखो, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का a1x b1y p+c1। ठीक है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब देखो ऊपर वालों को a1 मानते हैं, नीचे वालों को a2 मानते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लीनियर इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन होंगे उसको आप बिना ग्राफ पर रिप्रेजेंट करे भी बता सकते हैं कि ग्राफ पर जो लाइंस होंगे वो कैसी होंगी और उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। अब बताओगे कैसे? देखो, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कंपेयर करना है a1 a2 इक्वल b1 b2 है या नहीं। सबसे पहले आपको यही कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको इक्वेशन दी हुई है 7x+3y। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है 14x+6y। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें आपको आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 7/14 एंड 3 = 3/6।
क्या दोनों इक्वल है? चेक करते हैं। 7 × 7, 7 × 2 = 14 इक्वल 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वल आ गई। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आती है बाई चांस, ठीक है, यानी A1 A2 बराबर नहीं होता B1 B2 के, तो उस टाइम पर जो ग्राफ पर लाइन बनेंगी वो कैसी लाइन बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी, यानी एक दूसरे को काटने वाली लाइन बनेगी। और वो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो एक दूसरे को काटती हैं एक पॉइंट पर, और वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए दो इक्वेशन दे करके कि बताओ ये ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट होंगे, यानी कौन सी लाइंस बनाएंगे, तो हम बोलेंगे ग्राफ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी और इनके सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा, यानी वन सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है इस तरीके से कट करना, सिर्फ वन पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ। A1 A2 अगर बराबर है B1 B2 के, साथ में C1 C2 भी बराबर है, यानी तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो उस टाइम पे लाइन बनेंगी, वो बनेंगी को इंसिडेंट लाइन। और उसके बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। ये ऐसी लाइंस होती हैं जो ग्राफ पर एक के ऊपर एक लाइन बनती है और इसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनिटी सॉल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, लाइंस कुछ इस तरीके की होती हैं कि एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं कि ये कब होता है? जब A1 A2 बराबर होता है B1 B2 के और C1 C2 के बराबर, यानी तीनों रेशो आपस में बराबर होते हैं, तो उस टाइम पर कोइंसिडेंट लाइन बनती है, इसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है? A1 A2 तो बराबर है B1 B2 के, ठीक है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। यानी शुरू के दो रेशियो तो बराबर हैं हमारे, लेकिन थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं है। अब इस टाइम पर जो लाइन बनेगी ग्राफ पर, वो बनेगी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती। समझ में आएगी? ये इनका जो गैप होता है स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, ये हमेशा इक्वल रहता है और ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती हैं, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी, जब तक कट नहीं करेंगी तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ में आ गया? ठीक है, पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सॉल्यूशन निकलता है, A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2। अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो बनती है कोइंसिडेंट लाइन, जो एक के ऊपर एक होती है और उसमें मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तीसरा होता है आपका तीनों रेशियो, अगर शुरू के दो रेशियो अगर बराबर हैं और लास्ट वाला रेशियो बराबर नहीं है, तो उस टाइम पर बनती है पैरेलल लाइंस, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब मैं इसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके की लाइंस बनती हैं। इसके लिए हम चलना होगा नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों अब देखो, पहला क्या था हमारा? पहला था हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो बनती है A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 से, जिसका होता है वन सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, तो ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर ही लाइन कट हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो ग्राफ पर सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट होती है। सेकंड आ जाओ। सेकंड में क्या आता है? जब तीनों रेशो हमारे बराबर होते हैं, A1 A2 बराबर B1 B2 इक्वल टू C1 C2, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक के ऊपर एक लाइन होती है। समझ में आ गया? यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, तो इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसकी ये बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और ये एक को इंसिडेंट लाइन होती है। अब थर्ड की अगर हम बात करें, तो थर्ड में आप देखेंगे A1 A2 तो बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो लाइन बनेंगी वो पैरेलल लाइंस बनेंगी, यानी एक दूसरे से दूरी पे बनेंगी और उनका गैप हमेशा बराबर रहेगा। और जब ये पैरेलल लाइंस बनेंगी तो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगी, और जब कट नहीं करेंगी तो उस टाइम पे इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन मेनी सॉल्यूशन, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन ओनली वन सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से काम करता है। चलो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड का पहला यहाँ पर क्वेश्चन हम करते हैं, पहले एग्जांपल करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाए कि ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो देखो पहले यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई होगी, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है x+3y = 6, 2x - 3y = 12। ये इक्वेशन हमने ले रखी है। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको दोनों ही इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो आप 9th क्लास में सीखे भी हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले हम मान लेते हैं x को, पहले यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर x को आप मान लो अभी 0। ठीक है, आपने x को 0 मान लिया।
तो जब आपने x को 0 माना है तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है उसमें x की जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक्स की जगह पर आपको 0 रख देना है, तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। अब 0 हम लिखें या ना लिखें उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए हम 0 को हटा सकते हैं। मैं लिखेंगे y इक्वल 6, 3 आपका इंटू में है, इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टू ज़ा 6। ठीक है, y की वैल्यू आ गई कब, जब x की वैल्यू 0 थी, तो x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है यहाँ तक। इसी का हम निकाल लेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम x को 3 मान सकते हैं, तो यहाँ पर आपको x को 3 मान लेना है, या फिर आप y को भी कुछ भी मान सकते हैं, y को आप 0 मान लें या कुछ भी मान लें, वो आपकी मर्जी है। तो आप x को या y को कुछ भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, कि आपको ग्राफ पर उस पॉइंट को ड्रॉ करने में परेशानी ना हो। क्लियर है। चलो दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक्स की जगह आपको रखना है 3 प्लस 3y इक्वल टू 6। अब 3 इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाकर के 3 हो जाएगा माइनस का। अब y इक्वल टू 6 में 3 माइनस करो 3, एंड अपॉन में, यहाँ पे 3 इंटू में है, इस तरफ जाकर 3 अपॉन में हो जाएगा, तो 3 वन जा 3। y की वैल्यू 1 आ रही है कब, तो हमने x की वैल्यू को 3 माना है, तो x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये निकल गए हमारे फर्स्ट के। अब हम निकालते हैं सेकंड के। सेकंड के निकालते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, अब देखो सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम x को दोबारा से 0 मान लेंगे, x को मान लेंगे 0। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस आएगा माइनस 3y इक्वल 12। ठीक है, अब 2 इंटू में x की जगह पर आपको 0 रखना है, प्लस 3y इक्वल टू 12। अब 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 12। अब 0 लिखें या ना लिखें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल 12, 3 इंटू में है, इस तरफ जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, तो इस केस में y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अब हमारा एक और बचा है, एक और हम निकाल लेते हैं, इसको हम इस तरफ निकाल लेते हैं यहाँ पर। अभी हमारा एक और कोऑर्डिनेट यहाँ पर बचा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम y को 0 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ हम y को 0 मान लेते हैं, इस बार y को 0 मान लो। ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे दोबारा से, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3, y की जगह पर 0, क्योंकि y की वैल्यू में 0 मानी है, इक्वल टू 12। अब 3 की 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा, तो लिखने का कोई फायदा 0 को नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल 12। अब 2 इंटू में था, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू 6 आ रही है कब, जब y की वैल्यू 0 है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट को हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ से हम आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स, अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पर पॉइंट करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, पहला हम लेंगे पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 2 एंड 3 1। देखो पहला है 0 2, यानी x 0 है तो y 2 है। ठीक है, जब x 0 है, यानी x 0 का मतलब क्या है, कि कोई भी चौड़ाई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 0 रहेगा, यानी इस तरफ लेफ्ट या राइट कोई भी मूवमेंट नहीं है। और y कितना है, y 2 है, तो पहले जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा इस तरफ। समझ में आ गया, यानी x 0 एंड y 2 होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x तो 3 है, अब आ जाओ इस तरफ, राइट में 3 एंड y 1 है, तो y आएगा 1 आपका यहाँ पर। ठीक है, 1 एंड 3। ठीक है, तो आएगा आपका 3 एंड 1। ठीक है, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन का नाम भी लिखना होगा। ठीक है, अब करते हैं अगला। अगला क्या है हमारा,
अगला जो हमारा इक्वेशन है उसका कोऑर्डिनेट है 0 4। जब x 0 है तो y कितना है 4, तो यहाँ पर आ जाओ, x 0 एंड y 4। और जब x 6 है और y कितना है 0, ठीक है, x कितना है 6, यानी यहाँ आ जाओ, y कितना है 0। y 0 होने का मतलब है कि पॉइंट की कोई भी वर्टिकल हाइट नहीं है, और x 0 होने का मतलब है कि पॉइंट की कोई भी, यानी कोऑर्डिनेट की कोई भी हॉरिजॉन्टल हाइट नहीं है। समझ में आ गया? तो x कितना हो जाएगा आपका 6 एंड y हो जाएगा आपका 0, तो पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, दैट इज 6 एंड 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है दोबारा से। ये आपने ज्वाइन कर दिया दोनों को। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वेशन नाम लिख देना है। इक्वेशन क्या है हमारी 2x - 3y इक्वल 12। ठीक है, ऐसे ही इसी को ये इक्वेशन क्या आती है हमारी, x + 3y इक्वल 6, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखो, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर कट हो रही है लाइन। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो दोनों लाइन है वो एक पॉइंट पर कट हो रही है, इस पॉइंट पर कट हो रही है, यानी ये जो है आपका ग्राफ वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाले ग्राफ में कितने वो बनते हैं, कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलता है। समझ में आ गया? कितने सॉल्यूशन निकलता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं, कितनी जगह पर लाइन कट हो रही है, सिर्फ एक जगह पर कट हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जहां पर भी लाइन कट हो रही है वहां पर एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 6 है। देखो 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6, और वाई के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0 है। देखो कोई हाइट ही नहीं है 0, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। ये वैल्यूज हमने मान के निकाल दी, लेकिन ये वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज हैं एक्स और वाई। समझ में आ गया? अब मैं इसको रेशियो से प्रूफ करके दिखाऊं। देखो हमने हमने क्या बोला, इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है, जब A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 का, यानी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखो A1 क्या था, A1 था हमारे पास 1, क्योंकि x के साथ तो कुछ है ही नहीं तो 1 मानेंगे। और A2 यानी नीचे वाली साइड में क्या था 2, या लिख देंगे 2 क्योंकि x के साथ 2 है। ठीक है, इक्वल का निशान लगाओ पहले। अब देखो B1 क्या है, जो y के साथ है, y के साथ क्या है +3, या लिख देंगे +3। एंड नीचे वाले y के साथ क्या है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। क्या दोनों साइड आपको इक्वल लगती हैं? अगर मैं इसको कैंसिल भी करूंगा तो 1 एंड -1। ठीक है, अब बताओ क्या दोनों साइड इक्वल लग रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड? नो। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। दैट इज नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। समझ में आ गया? और जब A1 A2 बराबर ना हो B1 B2 के, तो उसी टाइम पर कौन सी लाइंस बनती हैं ग्राफ पर, उस टाइम पर बनती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन निकालती हैं। तो ये मेथड होता है ग्राफ से आंसर निकालने का, जो आपका चैप्टर में काम आएगा। तो ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया है। अगर ग्राफिकल मेथड में कोई परेशानी है, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, पूछ लेना। ठीक है, जब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने नेक्स्ट मेथड पर। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम एक टर्म की वैल्यू निकाल के उसे दूसरी टर्म में पुट कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो जब इसको हमने वही सेम इक्वेशन ले ली जो हमने पिछले लास्ट ग्राफिकल मेथड में ली थी, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन उठा लो पहले। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x + 3y = 6। ठीक है, यहाँ से पहले आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बचे और सब कुछ राइट हैंड साइड में चले जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x को रहने देना है और सबको लेकर के राइट हैंड साइड में चले जाना है। +3y, यहाँ प्लस का है, इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हो गया आपकी एक्स वैल्यू आपने निकाल दी। अब इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी वैल्यू को उठा के रख देना आपको सेकंड इक्वेशन में। अब आपको लिखना है पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो ऊपर है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आएगी। तो एक्स की वैल्यू उठा के हम रख देंगे सेकंड इक्वेशन में।
अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन ये आपकी 2x माइनस 3y इक्वल 12। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2x की जगह पर रख देनी है आपको ये x की वैल्यू जो आपने अभी निकाली थी, ये वैल्यू आपको रख देनी है x की जगह पर जो भी आपने निकाली थी। ठीक है, तो हम रख देंगे मल्टीप्लाई में 6 - 3y एंड -3y इक्वल 12। ठीक है, इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू रख दी, यानी x की जगह पर हमने x की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 2 6 जा 12 माइनस 2 3 जा 6y माइनस 3y इक्वल 12। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 12 प्लस का है, इसको सिर्फ ले आकर माइनस का कर देंगे, बाकी उससे पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 एंड 3 कितना हो जाएगा 9y इक्वल 12 प्लस का 12 इस तरफ जाके माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल 12 में 12 के 0 बचेंगे और y के साथ 9 है इनटू में, इसको हम लेकर के जाएंगे डिवाइड में, तो ये भी क्या बचेगा 0 बचेगा। समझ में आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब इसी y की वैल्यू को उठा करके आप रख देंगे अगर किसी भी इक्वेशन में, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर y की वैल्यू को उठा के थर्ड इक्वेशन में रख देता हूँ, जो हमारी वाली इक्वेशन थी, तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल 6 - 3y, x इक्वल 6 - 3, y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ थी। ठीक है, तो x इक्वल 6 - 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बन जाएगा। अब 0 को हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x की जो हमारा x की जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, यही सॉल्यूशन, यही आंसर अभी हमने ग्राफिकल मेथड से भी निकाला था। क्वेश्चन आपको किसी भी मेथड से करने के लिए बोल सकता है, आपको तीनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एलिमिनेशन मेथड हो, तीनों से आंसर आपका सेम ही निकलेगा सेम इक्वेशन के अंदर। समझ में आ गया। x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, यही सेम आंसर मैं यहाँ निकाल दिया, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 6 के साथ। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे जो बचा है लास्ट मेथड, वो बचा है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट बेंच पर। तो बच्चों हमारा जो लास्ट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, इसका मतलब हटा देना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब हम एक की जगह पर दूसरी टर्म रखते थे, दूसरी टर्म की वैल्यू रखते थे, उसका नाम था प्रतिस्थापन विधि, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक टर्म को कैंसिल करेंगे दूसरी टर्म के साथ। समझ में आ गया। उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें क्या करना है आपको, पहले आपको दोनों टर्म को लिख लेना है। सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका। पहली टर्म क्या है आपकी, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन को आपको इसके नीचे लिख लेना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब मैं इसमें आपको दो बातें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। पहली बात, x या y दोनों में से किसी भी वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए, पहली चीज जो आपको याद रखनी है। जो यहाँ पे x के सेम नहीं है लेकिन y के सेम है। क्लियर है। y के देखो, y के दोनों के पास 3 है, दैट इज नॉट मैटर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों के पास सेम वेरिएबल कम से कम होना चाहिए, या तो y के पास या x के पास। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है, अगर साइन अलग अलग हैं उसी टर्म के पास, जो सेम कोफिशिएंट वाली जो वेरिएबल की जो टर्म है उसी टर्म के पास अगर साइन अलग अलग होते हैं तो आपको इक्वेशन को ऐड करना है, और साइन अगर अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब सेम होते हैं साइन अगर, तो आपको इक्वेशन को एलिमिनेट करना है। समझ में आ गया। दोनों ही मेथड को एलिमिनेशन मेथड ही बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इस इक्वेशन को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग साइन है। अगर सेम होते तो मैं साइन चेंज करता और उसके बाद इसको एलिमिनेट करता। समझ में आ गया। दो शर्तें होनी चाहिए एलिमिनेशन मेथड के अंदर, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होंगे दोनों में से किसी के भी, वो सेम होने चाहिए। क्लियर है। ठीक है, अगर सेम नहीं होते तो हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते ताकि यहाँ पे 2x आ जाए। ठीक है, फिर ये नंबर भी चेंज हो जाता। वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम किस तरीके से करेंगे। बाकी साइन को आपको ध्यान रखना है, अगर सेम साइन है तो आपको यहाँ पर साइन चेंज करने हैं।
जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको साइन चेंज करने हैं, ठीक है, लेकिन अगर साइन अलग अलग है तो आपको इक्वेशन को ऐड करना है। तो आप जो लाइन लिखेंगे वो लिख देंगे कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यहाँ पर आप लाइन लिख देंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लाइन आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि साइन अलग अलग है। ऐड करो, 2 and 1 कितने हो गए, 3x हो गए, ठीक है। अब प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 में से 3 गए, कितने बचे, 0 बचे, ठीक है। इक्वल 6 and 12 कितने हो गए, 18। क्लियर यहाँ तक। अब x इक्वल 18, 3 into में है, इस तरफ जाकर के डिवाइड में चले जाएगा। आप इसको कट करेंगे, 3 6 18, यानी आपकी आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। समझ में आ गया। अब x की वैल्यू 6 आ गई। अब आप अगेन अगर यही वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये सिंपल है, चलो y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी थी, 6, तो y की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन में सीखते हैं पहले, x प्लस 3y = 6। x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 3y = 6, ठीक है। 3y = 6 प्लस का 6 है, इस तरफ जाके माइनस का 6 हो जाएगा। y = 0, 3 into में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब 0 को तुम किसी से भी डिवाइड करो, वहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगेन वही आंसर निकल के आया आपका, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0, क्योंकि हमने सेम इक्वेशन लेकर के ही क्वेश्चन को किया है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड आपकी समझ में आ गया, किस तरीके से काम करेगा एलिमिनेशन मेथड। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पे हम और इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में आप देखेंगे जो आंसर है वो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। हम बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6 आई है। और हम बात करें ग्राफिकल मेथड की, तो भी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 आई है। यानी आप तीनों में से कोई सा ही मेथड इस्तेमाल कर लो, आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी हर क्वेश्चन में। लेकिन किताब के अंदर आपको बता रखा होगा कि आपको क्वेश्चन कौन से मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या ग्राफिकल मेथड। एग्जाम में ज्यादातर ग्राफिकल मेथड को प्रायोरिटी दी जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ग्राफिकल मेथड जो होता है थोड़ा लेंथी मेथड होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसके अंदर। उसमें अगर आपने प्रैक्टिस की होगी सही से तो आप बहुत आसानी से उसको कर लेंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे चैप्टर नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 3.1 के साथ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में करेंगे। तो आपसे वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर 9th और 10th मैथ की वीडियोस, पूरे चैप्टर वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। आपसे कुछ भी मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।